हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था हीमोस्टेसिस के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे के अपने चैप्टर में बढ़ेंगे। तो हीमोस्टेसिस के हमने बताए थे, हीमोस्टेसिस पहले क्या है कि हीमोस्टेसिस जो है वो ब्लीडिंग का रुकना है। इसके हम लोगों ने 3 स्टेजेस बताए थे। पहला था वैस्कुलर स्पाज्म, जिसमें कि जैसे ही किसी ब्लड वेसल्स में इंजरी होती है, जो ब्लड वेसल्स है वो अपने आप को कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, अपने साइज़ को छोटा कर लेते हैं कि ब्लीडिंग जो है नैरो कर लेते हैं। एग्जैक्टली साइज़ में छोटा नहीं करते, नैरो कर लेते हैं कि उससे ब्लीडिंग जो है वो कम से कम हो। दूसरा था प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। उसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स जो है, जहाँ पे भी इंजरी हुई है वहाँ प्लेटलेट्स जो है वो जा कर के चिपक जाती हैं और एक प्लग फॉर्मेशन करती हैं कि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो पाए। ठीक है, लेकिन ये दोनों मेथड काफ़ी नहीं है ब्लड को जमाने के लिए या ब्लीडिंग को रोकने के लिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन जिसको कहते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग क्या है, कैसे कैसे होता है। तो बढ़ते हैं आगे। आज का जो हमारा चैप्टर है, सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग पे, इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं, और प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, किस तरह से ब्लड जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन करता है, किस किस प्रोसेस में, किस किस स्टेजेस में जा जा के क्लॉट फॉर्मेशन होता है। तीसरा है विटामिन के का क्या रोल है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन के जो है वो ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, ब्लीडिंग को रोकने में सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन है। तो उसका क्या रोल होता है वो भी हम लोग देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे थ्रोम्बोसिस के बारे में और एम्बोलिज्म के बारे में। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि थ्रोम्बोसिस क्या है, एम्बोलिज्म क्या है। तो इसमें हम लोग थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म के बारे में जानेंगे। अगला हम पढ़ने वाले हैं एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। एंटीकोगुलेंट्स किसको कहते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट किसको कहते हैं, और एंटीप्लेटलेट एजेंट किसको कहते हैं। ये तीनों ड्रग्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लॉटिंग के लिए या क्लॉटिंग को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये सब ड्रग्स में क्या अंतर है, ये सब हम लोग इस पूरे चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में। यहाँ पे टोटल जो है हमारे 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। टोटल हमारे 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है यहाँ पे हम लोगों ने डॉट करके लिख दिया है, बट ये जो है हमारे हमेशा रोमन अंक में शो किए जाते हैं। रोमन आप लोग सब लोग जानते होंगे, 1 2 3 4 इस टाइप से ये लिखे जाते हैं, हमेशा रोमन अंक में ये लिखे जाते हैं। ठीक है, ये जिस हिसाब से जिस सीरियल में ये डिस्कवर हुए हैं उसी सीरियल में इनको नंबरिंग दी गई है। ठीक है, जिस भी सीरियल में ये डिस्कवर हुए हैं। अब इनके नाम क्या क्या हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग एक बार ऐसे ही देख लेते हैं ये कौन क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है फाइब्रिनोजन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा है कैल्शियम, पांचवा है लेबाइल फैक्टर, छठा है एब्सेंस जिसको लिखे हैं, वो उसका नाम नहीं दिया गया है, वो एक्चुअली एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 5 है। क्लॉटिंग फैक्टर 5 का एक्टिवेटेड फॉर्म जो है, एक्टिव रूप में जो है उसको 6 कहते हैं, जिसका नाम नहीं दिया गया इसलिए उसको एब्सेंस लिखा गया है। 7th है स्टेबल फैक्टर। ठीक है, अब इधर हम लोग आते हैं। अगला है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। उसके बाद वाला है क्रिसमस फैक्टर। क्या है, क्रिसमस फैक्टर। अगला है स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर, स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेडेंट, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेडेंट। अगला है हेग्समैन फैक्टर, अगला है हेग्समैन फैक्टर। और लास्ट है हमारा फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में। इनके बारे में बहुत तो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, बट
नॉलेज के लिए थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो अगर आपको देखना है, याद करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टेजेस क्या है क्लॉटिंग की, ब्लड क्लॉटिंग के, कोएगुलेशन के। उसके पहले के जो हम लोग वेस्कुलर स्पाज्म, प्लेटलेट प्लग नहीं जानने वाले, यहाँ हम लोग सिर्फ क्लॉटिंग के बारे में जाने कि क्लॉटिंग के क्या स्टेजेस है। तो क्लॉटिंग के भी 3 स्टेजेस हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हम अपना पेन ले लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, थ्रोम्बिनेज जो है हमारा एक प्रोथ्रोम्बिनेज, ये एंजाइम बनता है। जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है, ये एक तरह का एंजाइम है। ये नेक्स्ट स्टेज के लिए हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोथ्रोम्बिनेज जो एंजाइम है, ये हमारा सेकंड स्टेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा जो ब्लड है जहाँ कट रहा है, उसमें सबसे पहले ये इस एंजाइम का निर्माण करते। अब इस एंजाइम का निर्माण करते कैसे हैं? इस एंजाइम का निर्माण बेसिकली जो है 10th फैक्टर और 5th फैक्टर, 10th फैक्टर और 5th फैक्टर जो कि है स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर और लेबाइल फैक्टर। आप पिछले अगर स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो आप उसमें देख सकते हैं। ये दोनों जो फैक्टर्स हैं, ये मिल करके, इनका एक्टिवेटेड फॉर्म जो है वो मिल करके बनाता है, और इसमें उत्प्रेरक का काम करते हैं कैल्शियम और प्लेटलेट। मतलब अगर हम इसको ऐसे देखें, एक सेकंड समझाने के लिए, कि हमारा 10th फैक्टर और हमारा 5th फैक्टर, ठीक है, ये एक्टिवेटेड 10 फैक्टर है, एक्टिवेटेड 10 फैक्टर और 5th फैक्टर, ये दोनों मिल करके बना रहा है हमारा प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज, ठीक है। अब इसमें हमारा उत्प्रेरक का काम कौन कर रहा है? इस क्रिया को पूरी करने में मदद कौन कर रहा है? हमारा कैल्शियम और प्लेटलेट, ठीक है। कैल्शियम और प्लेटलेट से मिल करके ये 10th और एक्टिवेटेड 10th फैक्टर और 5th फैक्टर जो है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनाते हैं। अब ये हमारा प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम तो बन गया। अब फिर क्या होगा? सेकेंड स्टेज में क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में बदलता है। अब प्रोथ्रोम्बिन जो है वो हम कह सकते हैं एक थ्रोम्बिन की सोई हुई अवस्था है। जब वो एक्टिव हो जाता है तो वो थ्रोम्बिन बन जाता है, और जब वो सोया रहता है, जब वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, तो वो प्रोथ्रोम्बिन रहता है। तो जैसे अगर कहीं बॉडी में कहीं कुछ कटा वटा नहीं है, कुछ ऐसा चोट नहीं लगा है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो वो प्रोथ्रोम्बिन सुषुप्त अवस्था में रहता है। जैसे ही करता है, सबसे पहले तो हमारा प्रोथ्रोम्बिनेज बन गया। प्रोथ्रोम्बिनेज जो है वो क्या करता है? वो जा कर के जगाता है प्रोथ्रोम्बिनेज और कैल्शियम। प्रोथ्रोम्बिनेज और कैल्शियम ये दोनों मिल करके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलते हैं। अभी हम सबसे पहले यही बात किए थे कि सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिनेज बनता है। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है? वो एक एंजाइम बनता है, और ये एंजाइम सेकंड स्टेज में काम आता है। तो सेकंड स्टेज में वो कैसे काम आता है? तो सेकंड स्टेज में प्रोथ्रोम्बिनेज जो है वो कैल्शियम के साथ मिलता है, और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। तो इसको हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल रहा है प्रोथ्रोम्बिनेज से, और कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिनेज से मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में बदल जा रहा है। अब ये थ्रोम्बिन में क्यों बदला गया? तो जो थ्रोम्बिन में बदला गया, थ्रोम्बिन भी इम्पॉर्टेंट है थर्ड स्टेज के लिए। तो ये एक एक स्टेप में जो बन रहा है प्रोडक्ट, वो नेक्स्ट स्टेज के लिए काम कर रहा है। तो थ्रोम्बिन क्या करेगा? थ्रोम्बिन जो है वो कैल्शियम के साथ मिलकर के फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। फाइब्रिनोजन को, एक सेकेंड, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। हमारी पेन, यस, ठीक है। और फाइब्रिनोजन को जो फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है, इसमें हमारा
काम आ रहा है थ्रोम्बिन और कैल्शियम। तो थ्रोम्बिन और कैल्शियम की मदद से ये फाइब्रिनोजन को जो है फाइब्रिन में बदल देता है। अब फाइब्रिन में बदलने से क्या होगा, ये तो हमारा लास्ट स्टेज है। फाइब्रिन में बदलने से होगा क्या, फाइब्रिन में बदलने से क्या, तो फाइब्रिन जो होता है वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक बहुत महीन नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें क्या होता है, हमारे जो सेल्स ऑफ ब्लड हैं, हमारे आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट हैं, सब जा जाके इसमें नेट में फंस जाते हैं, ठीक है, इस नेट में फंस जाते हैं तो क्या होता है, पूरा कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है और ब्लड बाहर नहीं बह पाता, ब्लड बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। तो ये पूरा ऐसे ब्लॉक कर देते हैं चारों तरफ से, इसमें फंस करके। जैसे नाली होती है, नाली में कूड़ा फंस जाता है तो फिर नाली का पानी बाहर नहीं निकल पाता, तो सेम प्रोसेस इसके साथ होता है। इसका जो है पूरा जाली जो है वो पूरी जम जाती है ब्लड सेल्स से, तो ब्लड जो है बाहर नहीं सिक्रीट हो पाता, बाहर नहीं ऊज हो पाता, ऊजिंग नहीं हो पाती, ब्लड की ब्लीडिंग नहीं हो पाती, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो हमारा फंसा हुआ ब्लड है फाइब्रिन नेट में, ये हवा के संपर्क में आके सूख जाता है, हवा के संपर्क में आकर के सूख जाता है। थोड़ी देर बाद जब ये सूख जाता है तो ये पपड़ी बन जाता है। आप कभी भी देखोगे, आपको जो चोट लगती है या घाव होता है उसके ऊपर जो पपड़ी जमती है वो यही होती है, फाइब्रिन में फंसे हुए ब्लड सेल्स। तो आप समझ गए होंगे ये पूरा ब्लड क्लॉटिंग का स्टेज, ब्लड क्लॉटिंग कैसे कैसे होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हमारा विटामिन के का क्या रोल है क्लॉटिंग में, जो कि हम लोग सुने, मतलब पढ़े हैं कि शुरू से पढ़े हैं कि विटामिन के जो है वो हमारा ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है। अभी हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स में भी विटामिन के कहीं नहीं है, तो विटामिन के एक्चुअल में क्या करता है, तो विटामिन के जो है वो डायरेक्टली जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ब्लीडिंग या क्लॉट फॉर्मेशन में या ब्लीडिंग को रोकने में, डायरेक्टली उसका कोई रोल नहीं है, बट इनडायरेक्टली वो मदद करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो बनते कहाँ हैं, ठीक है। तो हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो बनते हैं लिवर की सेल्स में, लिवर की सेल्स में बनते हैं। तो जो हमारे लिवर की सेल्स उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिपेटोसाइट, क्या कहते हैं, हिपेटोसाइट, ठीक है। तो जो ये हिपेटोसाइट में हमारे बन रहे हैं हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स बन रहे हैं, विटामिन के की मदद से ये क्लॉटिंग फैक्टर्स, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं बनते हैं हिपेटोसाइट्स में, ठीक है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो हमारे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो नहीं बन पाएंगे। तो वो कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर हैं, 2, 7, 9 एंड 10, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, 2, 7, 9 एंड 10, ये 4 क्लॉटिंग फैक्टर हैं जिनके सिंथेसिस में, जिनके बनने में जो है हमारा विटामिन के हेल्प करता है। विटामिन के की हेल्प से ये 4 जो हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं हमारे हिपेटोसाइट्स में, ठीक है। अच्छा, विटामिन के के बारे में एक ख़ास बात और है कि विटामिन के हमारी बॉडी में खुद भी बनाया जाता है। तो हमारे बॉडी के जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें बैक्टीरिया होते हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन सेल बैक्टीरिया, जो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया जो है इसका फॉर्मेशन करते हैं, वो बैक्टीरिया विटामिन के का फॉर्मेशन करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब अगर विटामिन के कम होगा तो क्या होगा, आप कॉमन सेंस लगा के सोच सकते हैं। विटामिन के कम होगा तो हमारे ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं, हमारे ये क्लॉटिंग फैक्टर्स ये सिंथेसाइज नहीं हो पाएंगे, ये बन नहीं पाएंगे, जो भी है, ठीक है। जब क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे कम बनेंगे तो क्या होगा, हमारा सीटी और पीटी बढ़ जाएगा, सीटी और पीटी बढ़ जाएगा। सीटी और पीटी क्या है, तो सीटी होता है क्लॉटिंग टाइम और पीटी होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। तो सीटी तो होता है कि हम अपना ब्लड कलेक्शन लिए एक वायल में, वो कितने देर में क्लॉट बन रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं
सीटी। और पीटी होता है कि जैसे ही टिश्यू में, जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन जब ऐड हो रहा है ब्लड में, उसके थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम, उसके कितने देर बाद ब्लड क्लॉट हो रहा है, वो हमारा कहलाता है पीटी। ठीक है, तो ये दोनों जो है बढ़ जाते हैं, इन दोनों की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स कम होंगे तो जल्दी से ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, तो हमारा सीटी और पीटी बढ़ जाएगा। ये तो विटामिन के का रोल हो गया क्लॉटिंग में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाता है हमारा थ्रोम्बोसिस। अब आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारी बॉडी में एक बहुत अच्छा बैलेंस बना हुआ है, एक बहुत अच्छा बैलेंस बना के भगवान जी ने भेजा है हमें, कि अगर हमारा कहीं कट हो रहा है तो वहाँ तुरंत ब्लड क्लॉट बन जा रहा है, लेकिन हमारे शरीर में इतना खून बह रहा है, शरीर में इतना खून कैपिलरीज में, हमारे ब्लड वेसल्स में बह रहा है, वहाँ क्लॉट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बैलेंस है हमारे एंटीकोगुलेंट्स और हेपेरिन का। और हेपेरिन का, एंटीकोगुलेंट्स का काम है ब्लड को जमाना, वहीं हेपेरिन का काम क्या है, ब्लड को ना जमने देना। तो बॉडी के अंदर जो है हमारा हेपेरिन जो है वो एक्टिवेटेड रहता है, या कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर रहता है। बॉडी के अंदर हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो हेपेरिन है वो ज़्यादा ताकतवर है, हम ये कह सकते हैं एंटीकोगुलेंट्स के मुकाबले। वो ब्लड को जमने नहीं देता हमारे शरीर के अंदर, लेकिन वहीं जहाँ कट लगता है वहाँ तुरंत ब्लड बाहर जब आने लगता है, तो हमारा जो हेपेरिन है वो हवा के कांटेक्ट में, डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आकर के कमज़ोर पड़ जाता है, वो वीक हो जाता है। जैसे ही वो वीक होता है, एंटीकोगुलेंट जो है वो हावी हो जाते हैं और तुरंत वहाँ ब्लड जमा देते हैं। लेकिन बॉडी के अंदर वहाँ तो कहीं से हवा आ नहीं रही है, तो वो जो है ब्लड को क्लॉट जमाने नहीं देते हैं। अंदर हेपेरिन जो है वो क्लॉट एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स को ब्लड को जमाने या क्लॉट फॉर्मेशन करने नहीं देता है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा बेसिक सा अंतर है कि ये जो बैलेंस है, अगर इस बैलेंस में थोड़ी बहुत भी दिक्कत हुई तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। कि अगर हमारा क्लॉटिंग फैक्टर्स कमज़ोर पड़ेगा तो हमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, कहीं चोट लगेगी तो। और अगर हमारा हेपेरिन कमज़ोर पड़ेगा तो हमारे शरीर के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन होने लगेगा ब्लड के अंदर। तो थ्रोम्बोसिस क्या होता है कि हमारे वैस्कुलर सिस्टम, यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स क्या होता है आपको अच्छे से पता है, आर्टरी वेन्स जो भी हैं, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जब क्लॉट फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसिस। जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की, ये एक नॉर्मल नहीं होता है। थ्रोम्बोसिस जो हमारा ब्लड क्लॉट जो है वो वैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो बन रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा हेपेरिन कमज़ोर पड़ रहा है, तभी हमारे ब्लड के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अगर ब्लड क्लॉट बन रहा है अगर हमारे वैस्कुलर सिस्टम के अंदर, तो उसको हम लोग कहेंगे थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्लियर है? अगर वैस्कुलर सिस्टम में, हमारे आर्टरी में, वेन में कहीं भी ब्लड क्लॉट बन गया है तो उसको हम लोग कहेंगे थ्रोम्बोसिस। अब हम लोग अगले पे आ जाते हैं, एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या है? अब एम्बोलिज्म जो है कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसी अनडिजॉल्व मैटर जो कि ब्लड में घुल नहीं पा रहा है और एक पिंड के रूप में कह सकते हैं, या एक मांस के रूप में कह सकते हैं, या एक टुकड़े के रूप में कह सकते हैं, वो हमारे ब्लड में बह रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एम्बोलिज्म कहेंगे। ठीक है, अगर वो सर्कुलेट हो रहा है हमारे ब्लड में और वो ब्लड में घुल नहीं पा रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे एम्बोलिज्म। अब एम्बोलिज्म कई तरह का हो सकता है। वो हवा भी हो सकती है, एयर भी हो सकता है, एयर बबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वो ट्यूमर सेल्स भी हो सकते हैं, वो जो है आपके बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ है, बैक्टीरिया एक गुच्छा बना लिए हैं। ठीक है, फैट गॉबलेट्स भी हो सकते हैं। हाँ, फैट का एक पिंड बना हुआ है या मास बना हुआ है, फैट का एक मास है, वो बह रहा है ब्लड में। ठीक है, तो या ब्लड क्लॉट भी हो सकता है। कुछ भी अगर वो फ्रीली
बह रहा है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में और वो ब्लड में डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एम्बोलिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्बोलिज्म कहेंगे। ठीक है, तो वो क्या क्या हो सकता है? एयर, बैक्टीरिया, फैट, गॉबलेट्स, ट्यूमर सेल्स एंड आरबीसी, ये क्लॉट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा जो हमारे ब्लड में बह रहा है और घुल नहीं पा रहा है, मतलब वो एक टुकड़े की तरह बह रहा है। अब ये क्या कर सकता है? अब ये एम्बोलिज्म जो है ये बहता बहता कहीं भी जा कर के बैठ सकता है, कहीं भी जाके रुक सकता है या कहीं भी जाके फंस सकता है, क्योंकि ब्लड की जो है मतलब हमारे शरीर की बनावट ऐसी है कि हाँ ब्लड हर जगह से सर्कुलेट हो जाए ऐसा तो बना हुआ है, लेकिन हर जगह से एम्ब्यूलाई हमारा सर्कुलेट हो जाए ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि एम्ब्यूलाई का साइज़ डिफ़र कर सकता है। वो ब्लड के साइज़ से बड़ा हो सकता है, आरबीसी के साइज़ से बड़ा होगा और वो कहीं जाके फंस सकता है। तो जिस जगह जाके वो फंसता है या जिस जगह जाकर के वो रुक जाता है उसके नाम से उसको जाना जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेंगे अगर, तो अगर लंग्स में जाकर वो कहीं फंस गया, लंग्स में जाकर रुक गया, तो उसको हम लोग कहेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब अगर हम बात करें कि उसका फेवरेट प्लेस क्या है, तो किडनी उसका सबसे फेवरेट प्लेस है। किडनी उसका सबसे फेवरेट प्लेस है, मतलब किडनी में सबसे ज़्यादा जा कर के वो फंसता है। उसका रीज़न भी है कि किडनी की जो है वो एफरेंट एट्रियोल्स जो होती हैं, किडनी की जो एफरेंट एट्रियोल्स जो होती हैं उनका डायमीटर बहुत कम होता है। उनकी जैसे नॉर्मली अगर हम एक ऐसे नॉर्मली ड्रॉ करके अगर बात करें, तो जैसे नॉर्मल आर्ट्रियोल्स इतनी मोटी है, तो किडनी की आर्ट्रियोल्स उसके मुकाबले काफ़ी छोटी, उसका डायमीटर जो होता है, डायमीटर मतलब व्यास जो होता है वो काफ़ी कम होता है। तो उसका व्यास कम होने की वजह से अगर हमारा थोड़ा सा भी बड़ा क्लॉट है, इतना बड़ा क्लॉट है, इसमें से तो निकल जाएगा, लेकिन इतना बड़ा क्लॉट है वो इसमें से नहीं निकल पाएगा और इसमें जाकर के फंस जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए किडनी में जनरली ये जाकर के फंसता है या वहीं जाकर के बैठ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एम्बोलिज्म के बारे में। अब आते हैं ड्रग्स देखते हैं हम लोग कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं। तो सबसे पहले आ गया एंटीकोगुलेंट्स। तो देखिए एंटीकोगुलेंट्स, तो सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। एंटीकोगुलेंट्स वो दवा होती है, अब देखिए अगर हमारे ब्लड में कहीं क्लॉट होने की चांसेस है या हो गए हैं, तो हम लोग 3 तरह की दवाएं देते हैं। पहला तो ये होगा कि हम उस क्लॉट को रोकने के लिए कि दोबारा फर्दर और जो है क्लॉट ना बने, एंटीकोगुलेंट्स मतलब क्लॉटिंग को रोकने के लिए। तो क्लॉटिंग को रोकने के लिए जो दवाएं देते हैं कि फर्दर और क्लॉट फॉर्मेशन ना हो, उसको हम लोग एंटीकोगुलेंट्स कहते हैं। अब क्या हो अगर क्लॉट ऑलरेडी बन चुका है, क्लॉट ऑलरेडी बन चुका है, तो हम लोग कुछ ऐसी दवाएं देते हैं जिससे कि हम लोग उस क्लॉट को तोड़ेंगे, या उस क्लॉट को डिज़ोल्व करेंगे। तो वो जो दवाएं देते हैं उसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। और तीसरा होता है हम लोग का एंटीप्लेटलेट। एंटीप्लेटलेट दवाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो हम लोग अभी सबसे पहले हम लोग चैप्टर के शुरू में देखे थे कि जो प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन होता है, कहीं भी कटता हो प्लेटलेट जुट करके इकट्ठा होकर एक प्लग फॉर्मेशन करने लगती हैं और खून को रोकने लगती हैं, जमाने लगती हैं। तो वो प्लग फॉर्मेशन जो है प्लेटलेट का वो रोकता है एंटीप्लेटलेट ड्रग। अब इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। ठीक है, तो जो सब्सटेंस जो है हमारे क्लॉटिंग को प्रिवेंट करें, अभी हम लोगों ने पढ़ा जो सब्सटेंस हमारे क्लॉट होने से ब्लड को रोके, उनको हम लोग कहते हैं एंटीकोगुलेंट। ठीक है, मतलब क्लॉट बनने नहीं देंगे, जो उनको हम लोग कहते हैं एंटीकोगुलेंट। उसमें हमारा जो सबसे मेन ड्रग आता है वो आता है हिपेरिन एंड वारफरिन। ठीक है, अब क्या होता है हिपेरिन, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हिपेरिन जो है उसकी और मतलब हमारे एंटीकोगुलेंट्स इन दोनों का बैलेंस बिगड़ता है, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आती है। तो अगर हमारा कोगुलेशन फैक्टर ज़्यादा मजबूत हो रहा है, तो हम लोग को बॉडी में क्या देना है, हिपेरिन देना है। जो हिपेरिन की कमी है उसकी पूर्ति करनी है। अब हिपेरिन जो है
वो प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है। हिपेरिन जो है वो प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है क्योंकि वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। हिपेरिन के जो कंपाउंड्स हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, और जो प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में नहीं जा सकते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी बीमारी की वजह से अगर मदर को चल रहा है हिपेरिन या हमें उन्हें एंटीकोगुलेंट देना है तो हमारा हिपेरिन बहुत सेफ ड्रग है क्योंकि वो बच्चे में नहीं पहुंच पाएगा और बच्चे को उससे कोई नुकसान नहीं होगा और मदर को उसका फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हिपेरिन ज़्यादा हो गया हमारा तो क्या होगा? बात वही है, वही बैलेंस बिगड़ने वाली बात है। अभी हमारा एंटीकोगुलेंट्स ज़्यादा हो रहा था तो हमारे ब्लड में क्लॉट्स बन रहे थे। अब अगर हमारा हिपेरिन हावी हो गया तो क्या होगा? फिर बैलेंस बिगड़ेगा। फिर क्या होगा? हमारी बॉडी में कहीं कट भी लगता है तो भी ब्लीडिंग जल्दी नहीं रुकेगी, तो क्या होगा अगर हिपेरिन का ओवरडोज हो जाए तो हम कौन सी दवा देंगे? ये आप लोग स्टूडेंट्स हम जानना चाहते हैं कि हम कौन सी दवा देंगे अगर ब्लीडिंग हमारा हिपेरिन ओवरडोज हो गया, हम हिपेरिन पेशेंट को ज़्यादा दे चुके हैं और उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो हम कौन सी देंगे? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम पेपर में भी ये किया होगा और वो ये ऐसा सोचते होंगे कि हम विटामिन के देंगे। नहीं, विटामिन के नहीं देते। हिपेरिन का जो एंटीडोट होता है वो होता है प्रोटामिन सल्फेट। जब भी हिपेरिन का ओवरडोज होता है तो हम कौन सा इंजेक्शन देते हैं? प्रोटामिन सल्फेट। जो विटामिन के का होता है, विटामिन के का एंटागोनिस्ट हम कह सकते हैं वारफरिन है। जो भी हम लोगों ने शुरू में पढ़ा कि हमारे जो एंटीकोगुलेंट्स है वो बेसिकली हिपेरिन और वारफरिन है, ठीक है। वारफरिन आपने देखा होगा आरएचडी वाले पेशेंट को अक्सर चलते हैं। तो अगर वारफरिन का हमारा ओवरडोज हो रहा है तो हम विटामिन के दे सकते हैं, या विटामिन के का अगर वो हो सकता है, वो एंटागोनिस्ट दोनों। तो विटामिन के का हमारा ओवरडोज हो गया तो हम उस केस में वारफरिन पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन अगर हिपेरिन का ओवरडोज हो रहा है, ये मतलब ये क्वेश्चन तो कितनी ही बार एग्जाम में आ चुका है कि हिपेरिन का एंटागोनिस्ट क्या है, तो हिपेरिन का एंटागोनिस्ट प्रोटामिन सल्फेट है और विटामिन के का एंटागोनिस्ट जो है वो वारफरिन है, ठीक है। जनरली जो एंटीप्लेटलेट मेडिसिन्स होती हैं वो कंट्राइंडिकेटेड होती हैं। आपका जब एंटीकोगुलेंट्स चलते रहते हैं तो ये दवाएं कंट्राइंडिकेटेड होती हैं, एंटीप्लेटलेट मेडिसिन्स जो है, ठीक है। ये हो गया एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट के बारे में। अब क्या हो अगर क्लॉट फॉर्मेशन हो चुका है? तो क्लॉट फॉर्मेशन हो चुका है तो हमें क्लॉट को तोड़ने के लिए दवा देनी है, तो आप ऐसा देखे होंगे अक्सर। हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, हम एमआई का एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। एमआई में क्या होता है, तो हमारी जो आर्टरी होती है वो हमारे जो कार्डियक को ब्लड सप्लाई करती है, उसमें जो कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसमें ऑक्लूजन जब आ जाता है, मतलब उसमें ब्लॉकेज जब आ जाता है, तो उसमें जब ब्लॉकेज आ जाता है तो क्या होता है कि हमारे जो हार्ट की सेल्स हैं, जो कार्डियक सेल्स हैं, ठीक है, उनमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पाती। तो ब्लड के थ्रू हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि हमारा न्यूट्रिशन भी जाता है, ऑक्सीजन भी जाता है, सभी कुछ तो हमारा ब्लड के थ्रू जाता है। तो जब भी हमारा कोरोनरी आर्टरी में जो ऑक्लूजन हो जाता है या फंस जाता है या ब्लड क्लॉट जाके उसमें फंस जाता है और हमारे हार्ट तक जो है अच्छे से ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है, हमारे हार्ट के सेल्स तक जो है अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो हार्ट की सेल्स जो है वो क्या होने लगती है? डैमेज होने लगती हैं, या हम कह सकते हैं उसको नेक्रोज होने लगती हैं। जब हार्ट की सेल्स जो है वो नेक्रोज होने लगती हैं तो हम लोग उस नेक्रोसिस को रोकने के लिए, ठीक है, या वो जो क्लॉट है, जैसे वो ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए दवा देते हैं कि वो खुले और अच्छे से ब्लड सप्लाई जो है वो कार्डियक सेल्स तक पहुँचे, ठीक है। तो वो जो क्लॉट को खोलने के लिए जो दवा देते हैं वो उसमें बेसिकली आती है हमारी स्ट्रेप्टोकाइनेज, बहुत ही पॉपुलर दवा है, आप सभी जानते होंगे, एमआई में देते हैं। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं और एक देते हैं प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जिसको हमारे यहाँ इलेक्जिम या रेटिप्लेज नाम से भी जाना जाता है।
तो ये सब दवाएं बेसिकली दी जाती हैं क्लॉट को तोड़ने के लिए, कि क्लॉट टूटे, वो ब्लॉकेज ख़त्म हो, वहाँ से ब्लड सप्लाई प्रॉपर जिस सेल्स में अच्छे से सप्लाई नहीं हो पा रही है उस सेल्स तक पहुँचे और वो सेल्स जिंदा रहें और अपना काम करते रहें। ठीक है, तो जनरली थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट जो है 2 केस में दिए जाते हैं आपके। सबसे पहला तो आपका एमआई में देते हैं और दूसरा स्ट्रोक में देते हैं मोस्ट कॉमनली। तो इन 2 केसेस में थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है एंटी प्लेटलेट एजेंट। एंटी प्लेटलेट एजेंट जो होते हैं वो क्या कहते हैं, अभी हम लोगों ने जो चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को रोकने का काम जो है वो एंटी प्लेटलेट ड्रग कहते हैं। मतलब जो प्लेटलेट्स आपस में चिपकने लगती हैं और ब्लीडिंग को जो स्टॉप करती हैं, तो ये इस चीज़ को रोकता है, आपस में प्लेटलेट के चिपकने को और प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन को रोकने का काम करता है। तो इसके लिए जो दवाएं चलती है वो हमारी हैं एस्पिरिन एंड क्लोपिटोग्रिल। एस्पिरिन एंड क्लोपिटोग्रिल आप देखे होंगे, अक्सर कई पेशेंट को ये चलती है जिनको क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनको ये दवाएं दी जाती है, एस्पिरिन एंड क्लोपिटोग्रिल। ठीक है, बहुत सारे नाम से आती हैं, जिसके क्लोपीवास करके आती है या क्लोपीवास एएस करके, इन दोनों को कॉम्बिनेशन भी साथ में आता है। फ्लेविडॉन नाम से भी आती है, तो आपके यहाँ जिस भी नाम से आती हो। तो ये 2 दवा जो है ये एंटी प्लेटलेट एजेंट होती है। तो अभी हम लोगों ने, ये हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? आज हम लोगों ने पढ़ा है क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में, स्टेजेस क्या होते हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं क्लॉट फॉर्मेशन के, विटामिन के का क्या रोल है क्लॉटिंग में, ब्लड के क्लॉट फॉर्मेशन में क्या रोल है विटामिन के का, थ्रोम्बोसिस किसे कहते हैं, एम्बोलिज्म किसे कहते हैं, और तीनों ड्रग्स के बीच में क्या डिफ्रेंशिएशन है, एंटीकोगुलेंट्स, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट और एंटीप्लेटलेट ड्रग। तो ये हमारा, इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।